Nagpur has a place called Zero Mile, which is the geographical center point of the country. In a way, Nagpur is also the center point of Indian politics, or at least the BJP politics. It is the headquarters of RSS. It is also the stronghold of BJP leader and Union Minister Nitin Gadkari ji. Today we are in Nitin Gadkari ji's house to do an interview on a range of topics. We will be talking to him about Indian politics, the influence of RSS on BJP and on Indian politics, and the work done by Nitin Gadkari ji's ministry and the goals he has in his next term in office. Gadkari ji, thank you so much for having us in your home for the interview. Thank you. नितिन गडकरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीटीआई से बात करने का। बाहर तापमान 40 डिग्री है और कुछ ही दिनों में चुनावी तापमान 100 डिग्री चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट चला जाएगा। आज आपने रैली की, बहुत भव्य रैली की। तो इलेक्शन से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 370 सीट आएंगे भाजपा को और 400 पार एनडीए को। आपका क्या विश्लेषण है? जरा हमें गणित समझाइए कि कहाँ, किन राज्यों से इतनी सीट आएंगी। महाराष्ट्र से शुरू करते हैं, 42 सीट थे पहले। देखिए, राज्य वाइज बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार साउथ में हमको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट और साउथ में हमने जो काम किया है 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में, उसके परिणाम मिलना शुरू हुआ है। मैं मेरे ही डिपार्टमेंट से 3 लाख करोड़ के काम नॉर्थ ईस्ट में कर रहा हूँ। उसमें से 62,000 करोड़ के काम पूरे हुए हैं और करीब 1.5 लाख करोड़ के काम प्रोसेस में है, शुरू है, और 1 लाख करोड़ के काम और हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो उसी प्रकार से तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, 5 स्टेट में हमारा प्रेजेंस बहुत कम था। इस बार तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में हमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और उत्तर भारत में तो हमारा सब जगह हम जीतते आए ही है। तो इस बार मुझे लगता है कि 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 के पार एनडीए जाएगी और हम अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि देश के लोग विकास चाहते हैं। निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में लोगों के मन में होप है और इसका निश्चित रूप से उपयोग होगा और लोग हमें चुनकर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। कुछ सर्वे ये भी कहते हैं और ये ऑपोजिशन का भी कहना है कि 270 से थोड़ा कम ही भाजपा रुक जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर ये इट बिकम्स एन ओपन बुक कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आप का क्या राय है इस पर? नहीं, हमारा पूरा विश्वास है कि हमें पूरी मेजोरिटी मिलेगी और 400 के पार हम जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी देश के फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके बारे में मेरे मन में कोई संशय नहीं। हम लोग नागपुर में हैं। नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर्स भी है। आरएसएस का एजेंडा जो था वो सारे अचीव हो चुके हैं। राम मंदिर जो था और आर्टिकल 370 और यूसीसी। तो अब आगे क्या बचा है और आपका पर्सनल एजेंडा क्या रहेगा? जो आरएसएस सेंटिनरी सेलिब्रेट होने वाला है अगले साल, तो आपका पर्सनल एजेंडा क्या रहेगा आरएसएस के तौर पे? मेरा पर्सनल एजेंडा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रहेगा, जहां से मैं चुनकर आया हूं, और आरएसएस का एजेंडा तो आरएसएस ही बताएंगे कि उनका एजेंडा क्या होगा। परम स्वयंसेवक के रूप में जो भी उनकी अपेक्षा होगी वो पूरा करना हमारा काम होगा। आपने जो कहा इलेक्शंस के बारे में कि 400 तो पार हो ही जाएंगे, ऑपोजिशन बहुत ही वीक हो चुकी है और भी वीक होती जा रही है। जैसे अब देखिए, जो केजरीवाल का जो प्रॉब्लम है वो कस्टडी में है। कांग्रेस के ऊपर इनकम टैक्स के का नोटिस आ गया है 1,800 रुपए का करोड़ का। तो ये ऑपोजिशन का कहना है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड था डेमोक्रेटिक कॉन्टेस्ट में, वो चला गया है। सो इजंट इट नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी, फॉर अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू फ्लरिश? ऐसा है, कानून अपना काम करता है। हम कोई हमारे दिमाग से निकाल के कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जो कानून में जो कुछ कमियां रही है उसके आधार पर केसेस बनती है, वो किसी के खिलाफ बनती है। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का कोई संबंध नहीं है। अपनी एजेंसी अपना काम करते रहती है, सबके ऊपर वही काम चल रहा है। नहीं, वो बिल्कुल सही है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन जो टाइमिंग जो है उसकी वजह से ऑपोजिशन बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है।
अपोजिशन वीक करना या स्ट्रांग होना ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। उन्हीं को जब एक समय हम 2 थे और हमारी हालत एकदम कम हुई थी तो क्या हमें कोई सहानुभूतिपूर्वक पैकेज थोड़ी मिला था। हमारी पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं के भरोसे प्रतिकूल परिस्थिति पर मात करके बड़ी हुई, यही इतिहास है। उन्होंने भी प्रयास करना चाहिए, लोगों में जाना चाहिए और लोगों का विश्वास संपादन करना चाहिए। और ये बात जरूरी है कि जितना महत्व लोकतंत्र के 4 पिलर है और उसमें से जुडिशरी है, मीडिया है, लेजिस्लेटिव विंग है, एग्जीक्यूटिव विंग है, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र को यशस्वी चलाने के लिए रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी ये भी उतनी जरूरी है। अपोजिशन पार्टी ने अपना काम करना चाहिए, रूलिंग पार्टी ने अपना काम करना चाहिए और लोकतंत्र ये ऐसा तकाजा है कि ये बदलते रहता है। तो जो भी हो, जहां भी रोल मिले वहां मेहनत करके फिर से वो पोजीशन हासिल करने की कोशिश करना, ये अपोजिशन पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। ऑपोजिशन पार्टी का ये भी कहना है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनको वेपनाइज किया जा रहा है रूलिंग पार्टी द्वारा। ये परसेप्शन गलत बात है। हम किसी को वेपनाइज नहीं कर रहे हैं, कानून अपना काम करता है। अब किसी के घर में 300-400 करोड़ रुपए की नोटें मिलती है जो लोग देखते हैं। अब जो इंक्वायरी होती है उसमें जो भी दोषी होते हैं तो कार्रवाई करते हैं। अगर उन एजेंसियों ने गलत कार्रवाई की तो कोर्ट में जाने का उनका अधिकार है। ये एक कोइंसिडेंस भी है कि बीजेपी का कोई भी नेता ईडी के नेट में नहीं आया, सीबीआई के नेट में नहीं आया। जो जितने भी आए हैं सब ऑपोजिशन के, और वो भी जो पहले उन्होंने जो काम किया था। तो इसका मतलब ये निकलता है, सारांश ये निकलता है कि पहले काफी करप्शन था जो अब एक्सपोज हो रहा है। ये आपका भी परसेप्शन ये है कि? बिल्कुल सही है। जिन्होंने पुराने समय कुछ गलतियां की है वो एजेंसी के इंक्वायरी में आ रहा है। इसके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी करके हमारा और हमारे सरकार का कोई संबंध नहीं है। लेकिन वही ऑपोजिशन पार्टी के लोग जो बीजेपी को अटैक करते थे और जिनके अगेंस्ट करप्शन केसेस थे, वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो लगता है कि एक वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स आ गई है, वो एकदम से स्वच्छ होकर निकलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। कानून अपना काम करता है। जैसी जैसी परिस्थितियों में जो जो एविडेंसेस होते हैं उसके आधार पर एजेंसी अपना काम करती रहती है। इस प्रकार का आरोप गलत, बेबुनियाद है और कोई राजकीय दृष्टि से ऐसा कोई काम नहीं करता। चलिए करप्शन को छोड़ दीजिए, लेकिन जो ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत अटैक किया है बीजेपी के ऊपर, उनको लिया जा रहा है ये बीजेपी की जो ओपन डोर पॉलिसी है, इससे आप सहमत हैं? देखो, पार्टी की नीतियों से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के विचारों के साथ मेरी कमिटमेंट है और पार्टी का हर निर्णय के साथ मेरी कमिटमेंट है। इस सवाल ही नहीं उठता कोई। अभी आपने देखा रिसेंटली प्रफुल्ल पटेल के अगेंस्ट जो चार्जेस थे वो उनको क्लीन चिट मिल गया है एयर इंडिया के मामले में। देखिए, जो सच्चाई थी जो इंक्वायरी में बाहर आया उसके ऊपर इसका भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री या और किसी का कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आरोप लगाए थे मनमोहन सिंह के खिलाफ। क्या भारतीय जनता पार्टी अपोलोजाइज करेगी, माफी मांगेगी मनमोहन सिंह जी से जो वो कांग्रेस पार्टी चाह रही है? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। जब आरोप लगाए थे तो कुछ बातों में तथ्य निकला है। कोल के इसमें कोल स्कैम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो कुछ निर्णय दिए उन लोगों के सामने है। जो विशेष रूप से टेलीकम्युनिकेशन का जो कांड निकला उसमें भी किस प्रकार की इंक्वायरी में पा रहा है ये भी लोगों को पता है। तो उस समय की जो कमियां थी वो हमने उठाई थी और परिस्थिति अनुरूप ऐसे उसमें से जो बातें निकली वो सिद्ध हुई है और गलत है तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो हमने उसके आधार पर टीका टिप्पणी की है, तो कोई गलत नहीं किया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू को लेके चलते हैं। उसमें ये उभर के आया है कि जो भी रूलिंग पार्टी जो थी उनको बहुत सारा डोनेशन मिला गया और एक परसेप्शन था कि क्विड प्रो को एक तरह से हुआ गया। तो आर यू लिटिल अनकंफर्टेबल कि जो ऑप्टिक्स जो उसके सराउंडिंग है वो ठीक नहीं लगता? देखिए, मैं इसी एक मीडिया की टीवी मीडिया से बात कर रहा था तो ये तो होता ही है, जिसके टीआरपी ज्यादा होती है उसको ज्यादा रेट मिलता है एडवर्टाइजमेंट का, जिसके कम होती है उसको कम मिलता है। आज हम रूलिंग पार्टी है तो हमको एडवर्टाइजमेंट जैसे डोनेशन ज्यादा मिला। अगर कल कोई दूसरी पार्टी आती है फिर से तो उनको मिलेगा। जिस राज्य में वो सत्तारूढ़ है तो उनको फायदा होता है। पर ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड रियलिटी है कि उसको भी पैसे की जरूरत है। तो कोई न कोई सुनिश्चित ट्रांसपेरेंट मार्ग आपको ढूंढना होगा। सुप्रीम कोर्ट में विचार हो रहा है, मैटर सब जुडिस है, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। पर सुप्रीम कोर्ट जो कहे उसके बाद ऑल पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर
ये पॉलिटिकल पार्टी में, एक वर्ल्ड में कुछ पार्टी देशों में पॉलिटिकल पार्टी को पूरा सरकार फाइनेंस करती है, तो इसका कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप, यू आर वन ऑफ द रेयर पॉलिटिशियंस who has a very good relationship with all kinds of politicians, including opposition politicians. It's a rare quality that that political leaders have. Given that your relationship is so good with everybody, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे ऑपोजिशन को कि कैसे वो रिवाइव कर सकें अपने आप को? देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये प्रधानमंत्री भी कहते हैं, हमारी भूमिका वही है। और जहाँ तक हम लोग जिस कन्विक्शन से हम बड़े हुए हैं कि जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी, किसी भी निकष पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। और इसीलिए मैं हाईवे बना रहा हूँ, तो यहाँ तक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में करूँ और फिर छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। अगर मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी हाईवे बनाना है और मैं बना रहा हूँ, तो जो जो कॉन्स्टिट्यूंसी जाता है वहाँ रास्ता बनाना पड़ता है। तो मेरे यहाँ कई अलग अलग सांसद भी आते हैं, अलग अलग पार्टी के आते हैं, और मेरी सोच यही है कि जो काम हो सकता है, नियम में बैठता है और सबका करना चाहिए, वही मैं प्रयास करता हूँ। और लोकतंत्र में यही अपेक्षा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्सर कहते थे कि मतभेद हो सकते हैं, मतभिन्नता हो सकती है, पर मनभेद नहीं होनी चाहिए। और आज हमारे देश में मतभिन्नता ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर मत शून्यता ये हमारी समस्या है। जो भी पार्टी में, उस पार्टी की विचारधारा के साथ, कन्विक्शन के साथ, चाहे जीत हो चाहे हार हो, खड़े रहना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे याद है कि मैं इमरजेंसी के खिलाफ जब राजनीति में आया और जयप्रकाश जी के नेतृत्व में मैंने इस कार्य की शुरुआत की, तो हमें अनुकूल परिस्थिति नहीं थी, पर हम प्रतिकूल परिस्थिति में काम करते रहे। और करते करते एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। आज मोदी जी पिछले 10 साल से देश में राज कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता अवसर देती है, पर उसके लिए पेशेंस रख के मेहनत करना पड़ता है। ये मत शून्यता की बात आपने रामनाथ गोयनका अवार्ड में भी कही थी, ये बिल्कुल सही बात है। ये कांग्रेस पार्टी, आपको लगता है कि मत शून्यता की तरफ जा रही है, और उनका फ्यूचर क्या होगा अगर इस तरह चलता रहा? अक्सर एक बात पर विश्वास रखता हूँ कि कोई पार्टी को उनके बारे में मैंने कहने के बजाय उन्होंने आत्म परीक्षण करना चाहिए। जहां तक मैं लोकतंत्र के एक कन्विक्शन के साथ लोकतंत्र पर आस्था रखने वाला कार्य करता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई कन्विक्शन। मैं कभी छुपाता नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं। राष्ट्रवाद, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एंड अंत्योदय, ये हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन, हमारा उद्दिष्ट है। और हम राजनीति इसी उद्दिष्ट को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के रूप में इस राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, विश्वगुरु बनाना, वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का हमारा स्वप्न है। और आर्थिक दृष्टि से गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए हम देश के विकास को आगे लेकर जाएं। हम रोजगार की निर्मित करें, गरीबी दूर करें और देश का विकास करें। यही हमारा विचारधारा है और चिंतन है। और इसीलिए मैं अभी नागपुर में, आप कभी जाओगे तो पूछो सबसे, मैं राजनीति नहीं करता। मैं अक्सर ये कहता हूं कि वी नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति है न केवल राजकारण और सत्ताकारण नहीं है। राजनीति का मतलब है समाज कारण, राष्ट्र कारण, विकास कारण और सेवा कारण। मैंने 40-45 हजार लोगों के हार्ट के ऑपरेशन करके दिए। हार्ट, कैंसर, जो स्ट्रेचर पर आया, ऐसे 350 लोगों को मैंने जापान और लंदन से, यूके से लाके पैर लगा दिए, जो दौड़ने लगे, फुटबॉल खेलने लगे, बुलेट चलाने लगे। मैंने कोविड के समय 100 करोड़ रुपए की साहित्य पूरे विदर्भ में दिया। ऑक्सीजन प्लांट बनाए, कॉन्संट्रेटर लाए। इतना ही नहीं तो वेंटिलेटर 500 दिए लोगों को। अभी मैंने 1 लाख लोगों को आंखें जांच करके चश्मे दिए। करीब 25,000 लोगों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन मुफ्त में कर दिया। तो मैं ये कहता हूं कि एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ सर्विसेज के सेक्टर में लोगों की सेवा करना, ये भी राजकारण है। और मैं किसानों के लिए काम करता हूँ। मुझे आज 8-9 डिलीट्स मिले, डॉक्टरेट, उसमें से 4 जो है वो किसानों में काम करने के कारण मिली है। मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ। अभी हमने NHI में 78,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए। 4.5 करोड़ लोग 3 मीटर के नए पेड़ लगाए। पर्यावरण की रक्षा करना, और विशेष रूप से एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है। मैं 2004 से ये कह रहा था
कि हमारा किसान अन्नदाता है, फिर ऊर्जादाता बना, अब बिटुमिन बनाने लगा, बिटुमिन दाता हुआ, और अभी पानीपत में परली से 76,000 टन पर ईयर हवाई ईंधन बन रहा है। तो बायो एनर्जी, बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायोमास को बढ़ाना और किसान हाइड्रोजन तैयार करने वाला बने, ये किसान बायो एविएशन फ्यूल बनाने वाला बने। इथेनॉल तब आ गया है गाड़ियों में, मेरे पास गाड़ी है 100% इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है। अगर हिसाब लगाया तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है। तो ये जो कुछ बातें हैं जिससे डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, जिसकी यूनाइटेड नेशन ने चर्चा की है, इन सब प्रयासों से ये डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, जिसको हम सुखांक कहते हैं, वो आगे बड़ा करना देश का, यही हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए हम काम कर रहे हैं। केवल किसी व्यक्ति मंत्री बनेगा, एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा, इसके लिए नहीं काम कर रहे हैं, और ये करना चाहिए। और इसलिए मैं अक्सर कार्यकर्ता को भी कहता हूं कि आप आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में एक विकास प्रकल्प और एक सेवा प्रकल्प चलाइए, और मेरी ये सोच है, मेरा ये कन्विक्शन है। हम लोग नागपुर में घूमे हैं और सबका यही कहना है कि आप जो भी कैंपेन करते हैं वो डेवलपमेंट पे ही कैंपेन करते हैं, कि आपने नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या किया उसी पे आप कैंपेन करते हैं। लेकिन हालांकि कई पॉलिटिशियंस जो इसमें नहीं मानते, वो धर्म जाति उस पे कैंपेन करते हैं, आपने कभी नहीं माना और नागपुर ने कभी वोट नहीं दिया। मैं कहता हूं कि नागपुर की जनता मेरा परिवार है। मैं जातीयवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति कभी नहीं करूंगा। जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स और पार्टी, इसके आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा। जो सही काम है वो सबका करूंगा, और गलत काम लेकर मेरा अपना आता है तो नहीं करूंगा। हालांकि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ और थी जब आपने पॉलिटिक्स में कदम लिया, लेकिन अब आपकी आइडियोलॉजी सिर्फ ऐसा नहीं है। मैं जब था तो यही है, मैं जो कह रहा हूँ यही संघ के संस्कार है, ये विद्यार्थी परिषद के संस्कार है। और संघ कोई जातिवादी नहीं, सांप्रदायिक नहीं। और जब जब मोरवी से लेकर अनेक देश में संकट आई तो संघ के स्वयंसेवकों ने इसी प्रकार से काम किया, और वही संस्कार लेके मैं काम कर रहा हूँ। हम कल भी थे तो हमारी सोच वही थी, आज भी है, वही है। अब काम करने के प्रकार आप नीचे में जाओगे, मेरे बिल्डिंग है, 5 बड़ी बड़ी एम्बुलेंसेस खड़ी है, एक आंखें जांच करने वाली 3 है, एक पैर लगाने वाली है, एक डेंटिस्ट का काम करने वाली है। तो मैं ये काम इसी को राजकारण समझता हूँ, और मेरा 80% टाइम सेवा करने में जाता है। जल संवर्धन में मैंने काफी गाँवों में पानी आया, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मुझे अब जो 9 डिलीट्स मिले हैं उसमें से 4 डिलीट्स मुझे एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। मैं गांवों को समृद्ध संपन्न बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। मैं किसानों में काम करता हूँ, उनकी आत्महत्या न हो इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, बायोफ्यूल बनाता हूँ, अब हाइड्रोजन, अभी मैं एलपीजी बनाने का काम शुरू किया किसानों के साथ। मैं किसानों की फार्मर प्रोड्यूस कंपनियां इकट्ठा करके मैं अमेरिका और कनाडा में सब्जियां एक्सपोर्ट करता हूं, अनेक प्रकल्प चलाता हूं। इसके पीछे भावना यही है कि इनकी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी कैसे मुक्त होगी, इनका विकास कैसे होगा, गांव में रोड कैसे बनेंगे, स्मार्ट सिटीज नहीं स्मार्ट विलेज कैसे बनेंगे, ये मेरी सोच है। इसके लिए काम करता हूँ। आपको याद होगा मैं 2014 में जब मंत्री बना तो ये जो साइकिल रिक्शा था, 1 करोड़ लोग आदमी को ढोने का काम करते थे। राम मनोहर लोहिया कहते थे कि मैं इस रिक्शा में कभी नहीं बैठूंगा। दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद होगी वो हिंदुस्तान के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। मुझे बहुत खुशी है कि 1 करोड़ लोगों का जो मानवीय शोषण हो रहा था उसमें 70% लोग शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी के थे, और मैंने उस नियम बनाया, कानून बनाया, ये सब ई रिक्शा लाई, ई कार्ड लाई, और 1 करोड़ लोगों को मानवीय शोषण से मुक्त किया। ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा काम हुआ। तो मैं नेचुरली समाज के प्रति आवश्यकता के अनुसार सेवा भाव से काम करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है यही राजनीति है, यही राजकारण है। जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, ये भी राजकारण सत्ताकारण नहीं था, वो भी राष्ट्रकारण था। हम लोग बहुत ज्यादा सत्ताकारण में जुड़ जाते हैं पर सही अर्थ उससे भूल रहे हैं। हम फिर से एक बार अब लौट चले और अपनी लाइन समाजकरण, राष्ट्रकरण, विकासकरण, सेवाकरण की तरफ लेके जाए तो हिंदुस्तान की लोकतंत्र में और मजबूती आएगी। शायद यही कारण है कि आपको माइनॉरिटी और दलित के भी वोट मिलते हैं यहाँ पर। हाँ देते, मैं जात पात मानता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं कर रहे हैं।
मैं ऐसी विचार से ऐसे ही चलूंगा। परिणाम क्या होगा उसकी मुझे चिंता नहीं है। मैं पेशावर राजनीति के नहीं, राजनीति मैंने ये पेशे के रूप में स्वीकार नहीं किया। पॉलिटिक्स इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और इसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुझे बहुत बड़ी क्षमता है, सब कुछ करने की ताकत मेरी है, ऐसी मेरी धारणा कल भी नहीं थी और आज भी नहीं। पर मैं इतना जरूर है कि पूरे महासागर में एक बूंद तो जरूर हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने पॉजिटिव काम से जितने बूंद में डाल सकता हूँ सागर में उतने डालने की कोशिश करूँ। चलिए थोड़ा पर्यावरण के बारे में बात कर लेते हैं। वुड यू लाइक टू सी इंडिया rid of diesel and petrol cars altogether? 100% मेरा मिशन है। What is your target? What is the timeline? मैं डेट में और ईयर में नहीं बता पाऊंगा। Is it feasible? 100%। आप देखो, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता था, तो आप जैसे पत्रकार लोग मुझे पूछते थे कहाँ से आएगी, कैसे होगा। अब इलेक्ट्रिक बसेस हर गांव में दिखे, हमारे यहाँ 500 बसेस चल गई। इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई, इलेक्ट्रिक कार आ गई। अब इंडियन ऑयल 300 इथेनॉल के पंप शुरू कर रहा है। अब फ्लेक्स इंजन की स्कूटर, मोटरसाइकिल बजाज, टीवीएस और हीरो ने बना ली, वो आएगी। ऑटो रिक्शा आएगी। फिर इसके बाद हाइड्रोजन की कार मेरे पास है। हमारा 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, जिसके कारण देश में प्रदूषण होता है। हम प्रदूषण मुक्त और ग्रीन, और सही में मैं ये मानता हूं कि अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल हम देश में तैयार करके हमारे इंपोर्ट को खत्म करेंगे, और ये 16 लाख करोड़ देश के किसानों के जेब में जाएंगे। गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, वहां गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा, और इंपोर्ट बचने के कारण और वहां इकोनॉमी बढ़ने के कारण एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा। ये मैं 2004 से कहते आ रहा हूं। काफी बदलाव हुआ है, और निश्चित रूप से इससे आने वाले 5-7 साल में पूरी परिस्थितियां बदल जाएगी। हाँ, आज एकदम ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन इस साल में होगा, इतने दिन में होगा, ऐसी घोषणा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा कठिन प्रश्न है। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। और जिस तेजी से इलेक्ट्रिक स्कूटर बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक बसेस बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही, इलेक्ट्रिक कार पॉपुलर होगी, वेटिंग लिस्ट है इलेक्ट्रिक कार के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय निश्चित रूप से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल का होगा, और ये सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। दिस इज योर विजन और इट्स योर गोल? हाउ? एंड यू आर एब्सोल्युटली। इट्स माय विजन, इट्स माय कन्विक्शन। आई हैव टू वर्क फॉर दैट, एंड विथ माई पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस। मैं अहंकार के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं इतना ही कहूंगा, इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। ये सपना जल्द से जल्द पूरा होगा। और आपको अगर मैं कहूंगा कि 2004 में यही बात मैं करता था, लोग हंसते थे। अब मैं हाइड्रोजन की गाड़ी कोई घूमता और बताता हूँ, देखो हाइड्रोजन पे गाड़ी चल रही। अब फ्लेक्स इंजन की गाड़ी नीचे में मेरा खड़ी है, मैं दिखा तो आप चक्कर मार के आइए, 100% इथेनॉल पे चलती है, पोल्यूशन 0। इलेक्ट्रिक की गाड़ी तो घर घर में आ रही है, 300% राइज हो गया। तो जो लोग इसको बोलते थे ये संभव नहीं है, असंभव है, जिनको लगता था कैसे होगा, अब वो लोग बदल गए। 2004 से अभी 2024 से 20 साल में मैं लगातार ये बात कहते आया। अब लोग बदल गए, लोग विश्वास रखने लगे। निश्चित रूप से बदलेगा। अभी हेवी इक्विपमेंट में हाइड्रोजन पे आए। टाटा ने ट्रक बनाए आईसी इंजन के, जो टाटा और अशोक लेलैंड ने, वो हाइड्रोजन पे चलते हैं। बड़े प्रमाण पर एलएनजी के ट्रक आए, सीएनजी के ट्रक आए, और बायो सीएनजी अब बनने लगा। 350 फैक्ट्री देश में बायोमास से, परल से सीएनजी बना रही। तो निश्चित रूप से रिवॉल्यूशन हो रहा है, होगा, जिसका इंपोर्ट खत्म होगा, और ये देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एज अ फर्स्ट स्टेप, हाइब्रिड व्हीकल्स पे जो इतना जीएसटी लगता है 28% का, उसको कुछ रिड्यूस करने का कोई प्लान है? मैंने वित्त मंत्री को रिक्वेस्ट की कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 5% जीएसटी रखा है, पर जो 40% बायोफ्यूल और 60% बिजली तैयार करती है, ऐसे जो फ्लेक्स इंजन है, इसके ऊपर 12% करेंगे, तो नेचुरली इसको प्रोत्साहन बढ़ेगा। पर उनके विचाराधीन है, पर मैंने उनको रिक्वेस्ट की है। उसमें एक्सचेकर को काफी लॉस भी होगा, अगर जीएसटी रिड्यूस करते हैं। ये लॉस होगा, आजकल मॉडरेट मिलता है। अच्छा, ये पिछले 10 सालों में हाईवेज जो है कि 790 किलोमीटर बने हैं, और आगे और आप कुछ 6000 किलोमीटर और हाईवे बनाना चाहते हैं। तो in this context, isn't there a need to rebalance our green laws versus our development goals? Many times the
environmental laws come in the way of सर, development? आपको मैं केवल इन्वायरमेंट में हम क्या कर रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ। हमने दिल्ली के UR2 में, अहमदाबाद डोलेरो में, अभी चंडीगढ़ में, सब जगह पर हमने करीब 90 लाख टन से ज्यादा म्यूनिसिपल वेस्ट यूज किया है। 90 लाख टन से। बाम्बू का क्रैश बैरियर यही से वरोड़ा और वणी 2 घंटे में आप जाके देख सकते हैं। हमने पहली बार क्रैश बैरियर बनाया। हमने फ्लैश का पूरा उपयोग हम कर रहे हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्योंकि जिसके कारण विशेष रूप से देश की इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना अतिशय आवश्यक है। जो स्टील इंडस्ट्री में स्लैग निकलती है उसका उपयोग कर रहे हैं हम। प्लास्टिक में हम 7% प्लास्टिक और वेस्ट टायर से जो रबर निकलता है वो यूज हम कर रहे हैं। हमने इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के हिसाब से काफी निर्णय किए और मैं अक्सर मानता हूं कि हमें देश की इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और डेवलपमेंट भी करनी है। अभी आपने जो आंकड़े बताए, अब हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाईवे नेटवर्क है और मैं कहता था कि 24 के पहले हमारा हाईवे नेटवर्क 24 जब समाप्त होगा तो अमेरिका के बराबर होगा। अब मुझे बीच में अमेरिका से लोग आए, उन्होंने कहा हमारा ऑब्जेक्शन है तुम जो कह रहे हो इस पर, क्या है? बोले आपका रोड नेटवर्क नेशनल हाईवे का अमेरिका से अच्छा है। तो आज जिस प्रकार के हाईवे बन रहे, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में और दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में। और आप मुकामा बता दो, चेन्नई से बेंगलोर अभी दिसंबर तक 2 घंटे में होगा, बंगलोर से मैसूर 1.25 घंटे में हुआ। तो लोग अभी ऐसे 36 और एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और सब लोग देख रहे हैं। और सब लोगों को, आप अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा जाओ, कितने रोड बन रहे हैं। आप कश्मीर में जाओ, कितने बन रहे हैं। हम 2.5 लाख करोड़ की करीब 384 किलोमीटर तो टनल बना रहे हैं। भारतमाला जो था फर्स्ट वो 34,000 किलोमीटर का था, फिर भारतमाला 2 और 9,000 किलोमीटर का है। तो हमने जिस प्रकार से काम किया, अभी नेशनल हाईवे का काम लगभग समाप्ति के पर है। हमने पूरे इसमें 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 16 लेन तक के रोड बनाए। आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली से मेरठ जाते समय जो हमारा दिल्ली की शुरुआत होता है रोड कितने का है? 16 लेन का रोड बना। तो आज हमने अभी हमने चेन्नई में बना रहे। अभी यहाँ मेरे यहाँ देखो आप, नीचे में रोड है, ऊपर में ब्रिज है, ऊपर में मेट्रो है। अब पूना में 50,000 करोड़ के ऐसे ब्रिज बना रहे। हमने चेन्नई में बड़े बना रहे हैं। हमने सब पोर्ट को कनेक्ट कर दिया है। अब पोर्ट, रेलवे स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट अपने हाईवे, अपने एयरपोर्ट को जोड़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जोड़ रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क को जोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं, हम जो लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है, 2024 समाप्त होगी तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट 9% पे आएगी। एक्सपोर्ट में हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और हमारे देश में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देश की वेल्थ बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम जरूर बनेंगे। There is no doubt that the highway infrastructure is superb, but there are still bottlenecks in the form of toll gates. आपने कहा था कि वो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जो कि अभी लॉन्च होना था इस महीने से, अप्रैल 1 से। थोड़ा भी इलेक्शन के कारण रुका हुआ है, क्योंकि कोई निर्णय नहीं कर सकते, कोई नया कुछ कर नहीं सकते। इलेक्शन के बाद हम जल्दी इसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम, आप जहां से निकलोगे वहां कैमरा आपका नंबर प्लेट से, और हमने जो आपको हमारा फास्ट ट्रैक दिया है उसका भी स्टिकर लगा हुआ है, दोनों से फोटो निकाल लेगा। जहां से निकलोगे वहां निकाल लेगा। जितना आपने प्रवास किया उतना ही पैसे का टोल आपके बैंक अकाउंट से निकल कर जमा हो जाएगा। टोल नाके नहीं रहेंगे, कहीं रुकने की जरूरत नहीं ना, नो। So it will be a continuous smooth passage all the way from one end to another. That will be an amazing achievement. Yes. Zojila Tunnel, what is the status? It was supposed to be completed in 2019. वो क्यों रुका हुआ है? मैं अभी तो 75% हुआ है और -8 डिग्री टेम्परेचर, और साल भर में 4, 4.5, 5 महीने काम करने को मिलता है। बहुत कठिनाई है। कारगिल पहाड़ी के नीचे वो है, हिमालय के बिल्कुल सेंटर में, तो स्वाभाविक रूप से तकलीफ है, पर 70-75% काम पूरा हुआ है। मेरे हिसाब से 24 समाप्त होने तक काफी काम हो जाएगा और 25 की शुरुआत में हम उसको निश्चित रूप से लॉन्च करने की कोशिश करेंगे।
25 की शुरुआत में, जनवरी फरवरी में। बिल्कुल। और एक और आपका प्रोजेक्ट है लक्षद्वीप आइलैंड को डेवलप करना, वो कहाँ तक पहुंचा है, क्या है प्लान, क्या है? अंडमान और निकोबार का हमने काफी डेवलपमेंट किया कर रहे हैं। वही इन्वायरमेंट की अड़चन आती है, वो CRZ के प्रॉब्लम आते हैं। हमने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब जब फॉरेस्ट एनवायरनमेंट अगर क्लियरेंस नहीं देती तो हम रोड कैसे बना पाएंगे? ये जुडिशियल इंटरफेरेंस डज इट कम इन द वे ऑफ डेवलपमेंट? आते अभी मेरे यही के घर में, महल में मैं रहता था, एक रोड मैंने 4 लेन किया, पूरा डेंस पॉपुलेशन की, मुझे 12 साल लगे। अभी कम से कम 30-40 बार कोर्ट केसेस हुई है। ये देखो, मैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिसकी रोड में जमीन जाएगी, दुकानें जाएंगी, घर जाएंगे, उनको बाजार भाव से ज्यादा कीमत देना चाहता हूँ, और पर्याय होगा तो पर्याय देना चाहता हूँ। किसी का नुकसान करके रोड नहीं बनाना चाहता हूँ। अब इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके हमको डेवलपमेंट को करना है, यही हमारी सोच है। हम कोशिश कर रहे हैं। अड़चने आती है, मैं लोगों को अक्सर एक बात कहता हूँ, मैं उसकी तकरार नहीं करता। मैं कहता हूँ, देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज and there are some people who convert opportunities into the problem. Let us accept as a challenge और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके चलते रहो, यही बात अच्छी होती है। I will ask you in a different way. Is it fair to have a policy that diesel vehicles should be scrapped in 10 years in NCR region, for example? सर अभी तो उसमें बदल भी गया है। हमने 15 साल का पीरियड रखा है पेट्रोल कार्स के लिए। सर डीजल में निश्चित रूप से पोल्यूशन ज्यादा होता है और भाव अच्छा है, पर आज मेजोरिटी गरीब लोगों के पास ट्रक्स है, तो नेचुरली मैं कहता हूं कभी डीजल का ट्रक CNG पे कन्वर्ट कर लो तो पोल्यूशन एकदम 20% पे आता है। तो गरीब लोग हैं, बैंकों का कर्जा उनके ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आदर करते हुए वे आउट कैसे निकालेंगे, ऐसी कोशिश करते रहते हैं लोग। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आते हैं। पिछली बार आप 2,15,000 मार्जिन से जीते थे। इस बार का क्या आपको लगता है? मेरा उद्देश्य है कि मैं 5 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीतूंगा। इस बार परिस्थिति वैसी है, और मैंने जो कहा था कि मैं 10 साल का मेरा कार्य और मेरा नाम लोगों को मालूम है, इसलिए पोस्टर बैनर में नहीं लगाऊंगा। मैं हार्ट टू हार्ट, मैन टू मैन और हाउस टू हाउस लोगों से संपर्क करूंगा। आज मेरी पदयात्रा 4 प्रभाग में गई। 4 प्रभाग ने 16 वार्ड, और 16 वार्ड ने कम से कम मैं आज 2 लाख लोगों से मेरा संपर्क हुआ। तो मैं लोगों को जान रहा हूँ, लोगों मुझे बाहर आ रहे, कोई आरती ये कर रहे, फूल ये कर रहे हैं, तो मैं लोगों को मिलूंगा। पर ये मेरे बारे में गलत स्टेटमेंट छपा गया कि मैं प्रचार में जाऊंगा, मैं वोट नहीं मांगूंगा, ऐसा मैंने नहीं कहा था। और मैं किसी को खाऊंगा और पिलाऊंगा भी नहीं। मैंने ये कहा कि मैं जो इलेक्शन के आदर्श सिद्धांत है, लोगों को मिलना, बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद लेना और लोगों के घर घर जाना, इसी सिस्टम का उपयोग करूंगा, यही मैंने कहा था। तो आप प्रचार करेंगे, अपने स्टाइल से करेंगे? बिल्कुल कर रहा हूँ, हाँ। और मैं बड़े बुजुर्ग लोगों के घर गया, नागपुर के करीब 50-60 बड़े लोगों को, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, पैर छूकर उनके आशीर्वाद लिया। जो नागपुर का जो परिवर्तन हुआ है 10 साल में, शायद वही है आपका प्रचार है? अब तो मुझे कहने की जरूरत नहीं। आप नीचे उतरो, किसी को टपरी वाला, चाय वाला, आप ही 100 लोगों को पूछो, एक खादा भी आदमी आपको शायद मेरे विरोध में नहीं मिलेगा। आप ही टेस्ट कर लो। मैंने लोगों की सेवा की है, नागपुर की जनता को अपना परिवार माना है। यहाँ युवाओं को 1 लाख लोगों को मिहान में रोजगार दिया है, और 5 साल में 1 लाख नए रोजगार खड़े करूंगा। मैं यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए वैसे देश में काम करता रहा, राज्य के लिए भी काम करता रहा, विदर्भ के लिए करता रहा और नागपुर के लिए भी करता रहा। यहाँ तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं करते रहता हूँ। और इसलिए नागपुर में दुनिया में जो कुछ अच्छा है वो नागपुर में लाता हूँ। यहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हुआ है। यहाँ पहली बार एशिया रिकॉर्ड बना, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लावर, ऊपर में मेट्रो। ये पहला शहर है जो टॉयलेट का पानी बेचकर 300 करोड़ साल के कमाता है। 300 करोड़, हाँ। पावर जनरेशन के लिए कोराडी खपड़। ये यहाँ उत्तर के बाजू में एक डिफेंस की रेलवे लाइन थी, 35 हेक्टर, 2.5 करोड़ में मैंने खरीदी की है महानगर पालिका के लिए। हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने डिजाइन बनाया लंदन स्ट्रीट करके, उसको हमने ऑरेंज स्ट्रीट अभी बनाया ना। और अभी तक 24 पैकेजेस है,
4-5 पैकेज हुए तो 450 करोड़ महापालिका को मिले, 2.5 करोड़ लगाकर अब महानगर पालिका को 2000 करोड़ मिलेंगे। और उसमें स्विमिंग टैंक, हेल्थ क्लब, सब जिम भी होगा, भाजी मार्केट होगा, मटन मार्केट होगा, पार्किंग होगा। और ये सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये उसी की है। और एक रेलवे लाइन को लेके हम 36 मार्केट बना रहे हैं, होलसेल किराना, और इनको हमने नागपुर के बाहर 48 एकड़ जगह देकर एयर कंडीशन मार्केट बना रहे हैं। हर जगह पर हम जो जगह सब्जी मार्केट, 1 लाख बस्ती के मांगे पीछे एक सब्जी मार्केट, एक मटन मच्छी और फ्रूट मार्केट करेंगे। हॉकर्स के लिए फूड मॉल बना रहे हैं। तो ये शहर की मेरी एक सोच है। 350 खेलने के मैदान बना रहे हैं। अभी मैंने क्रीड़ा महोत्सव किया, हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खासदार कहते हैं, खासदार क्रीड़ा महोत्सव। 70,000 खिलाड़ी खेले 17 दिन, 1 करोड़ 66 लाख रुपए के अवार्ड दिए। फिर सांस्कृतिक महोत्सव किया। सांस्कृतिक महोत्सव में करीब 50,000 लोग रोज आते थे। वर्ल्ड के भारतीय प्रसिद्ध कलाकार आए बड़े बड़े, और 16 दिन कार्यक्रम हुए। भक्ति महोत्सव किया, 10-10 हजार 12-12 हजार कोई भगवत गीता, ज्ञानेश्वरी, अपना राम रक्षा, कभी हनुमान चालीसा, इसका पठन हुआ। भगवान गौतम बुद्ध के स्तोत्र का पठन हुआ। फिर एडवांटेज विदर्भ किया, उसमें यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रोजगार मिले, इसके लिए देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए। मैंने एग्रो विजन किया, जिसमें विदर्भ के 5 लाख किसान 4 दिन आए। अब एग्रो कन्वेंशन सेंटर देश का पहला, उसका मंजूर होगा, टेंडर निकल गया। 400 करोड़ का बड़ा सेंटर बना रहे, और यहाँ एग्रीकल्चर कन्वेंशन होगा। तो मैंने इस शहर में बगीचे तैयार किए, वाटर बॉडीज तैयार की, तालाब अच्छे बन रहे हैं, और गरीबों को मकान बन गए, मिल गए, नए प्लान सिटी डेवलप हो रही, 24 घंटे पानी देने वाला ये पहला शहर है। 24/7 देश में यही है। अब करीब 70% तक लोगों को पानी मिल रहा है फुल। हाँ, पानी की 89 टाकियां बनाई, पाइपलाइन की सिस्टम बदली साहब। तो बिल्कुल इंडिया के सेंटर में आपने एक मॉडल सिटी बनाया है, बनाना चाहते हैं। मेरी बिल्कुल इच्छा है कि नागपुर हिंदुस्तान का नंबर 1 का सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बने। ये ऑरेंज सिटी है, ये टाइगर कैपिटल है, ये 0 माइल है। सब इसकी अपने आप में एक विशेषता है। उसको मेंटेन करते हुए नागपुर आगे जाए, और नागपुर की जनता देश के सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर के रूप में अभिमान के साथ कह सके। यही मेरा कार्यक्रम है, यही मेरी दिशा है, और यही मेरी विजन है, और यही मेरी कमिटमेंट है। ये करने के लिए मैं कोई, अभी दोनों स्टेशन अच्छे हो रहे हैं, 5 स्टार। एयरपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अटका है 3 साल से। तो यही बात पूछने वाला था। अब क्या करूं मैं, वो तो कोई रिजेक्ट करे या स्वीकृति करे, हमारे हाथ में हम आगे नहीं जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी हूँ।